जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग कौन सा काल देख रहे हैं? मुगल। हम लोग जो है मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? अकबर। हम लोगों ने लगभग आधा से ज़्यादा अकबर के बारे में जो है कवर कर लिया। 50% पोर्शन अकबर के बारे में हम लोगों ने पहले से कवर कर लिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में आगे। ठीक, तो स्वामी हरिदास, जो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो फैक्ट है ना, वो है स्वामी हरिदास के बारे में। स्वामी हरिदास क्या थे? महान संगीतज्ञ थे। किसके काल में? अकबर के काल में। अभी आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन जब पेपर में कई सारे ऐसे दे देगा शाहजहां, अकबर, जहांगीर, तब इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि इनका उत्तर क्या है। यहाँ पर तो जो है आराम आराम से पकड़ में आ जाता है, यहाँ पर तो है ना, यहाँ पे आराम से पकड़ में आ जाता है। ठीक, तो अगला जो फैक्ट है ये क्या? हज़्मनामा क्या है? हज़्मनामा क्या है? हज़्मनामा क्या है? अच्छा, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे। ये हरिदास जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक ऐसे संत थे जो गाना गाया करते थे, तो अकबर को क्या करना पड़ता था? इनकी कुटिया पर जाना पड़ता था गाना सुनने। सोचिए आप जो है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो गई थी ये कि इनके यहाँ पे अकबर जाया करता था। सोचिए, राजा था वो, फिर भी क्योंकि इन्होंने वहाँ अकबर के यहाँ जाने से मना कर दिया था। ठीक, इनका कहना था कि केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं और अकबर से या दरबार से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो वो कौन से गुरु थे जिनका गाना सुनने के लिए अकबर को जो है उनके दरबार में जाना पड़ता था? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हरिदास जी का। ठीक, नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे हज़्मनामा। ये क्या है? ठीक, ये प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। ये क्या है? एक अरबी महाकाव्य है। ठीक ना, जो कि हज़्मनामा के नाम से जाना जाता है या फिर दस्तान अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, दस्तान अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। ठीक, मुगल चित्र शैली की सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है हज़्मनामा। हज़्मनामा। यदि आपसे पूछे कि मुगल चित्रकला की सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण कृति का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हज़्मनामा। इस विकल्प पे आप जो है टिक करेंगे हज़्मनामा पर। ठीक ना, आगे क्या कह रहा है कि इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का जो है चित्रित संग्रह है। कैसा? लिखित संग्रह नहीं है, बल्कि क्या है? चित्रित संग्रह है। ऐसे दे दे कि हज़्मनामा हज़्मनामा में मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का लिखित संग्रह है। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस में आजकल दे रहा है ना विकल्प, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। तो आप ध्यान रखेंगे चित्रित विवरण है, लिखित विवरण नहीं है। ठीक ना, इस पांडुलिपि का चित्रण जो है किसने किया है? मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर, मलबा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया है। ठीक ना, 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया है। किसका? दस्तान ए अमीर हमजा। दस्तान ए अमीर हमजा। ठीक ना, नेक्स्ट, हज़्मनामा के चित्रित करने का कार्य जो है हुमायूं के काल से प्रारंभ हुआ और अकबर के कार्यकाल में जाकर के ये पूर्ण हुआ। ठीक ना, इस कार्य को पूरा करने में कुल कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष लगे। कुल कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष लगे। ठीक ना, यदि आपसे पूछे कि इसे यानी हज़्मनामा को अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य किसने किया,
तो अब्दुस समद ने कहा किया। इसके चित्र को क्या कहते हैं? चित्रपट। चित्रपट। तो चित्रपट क्या है? अब्दुस समद का क्या है? वो चित्रित किया हुआ चित्र है, चित्रपट। ठीक, चला जाए आगे। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा किसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी? तो अकबर के। अकबर के। अकबर की। ठीक, इसकी अकबर की। ठीक, अकबर जो है, या ऐसे पूछे कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो है वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? अकबर। क्या होगा? अकबर। ठीक ना। अकबर की मृत्यु कुल मिलाकर के 1605 में हो जाती है। कब होती है? 1605 में होती है। और फिर इसे कहाँ दफनाया जाता है? कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के निकट एक स्थान है सिकंदरा। कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के निकट एक स्थान है सिकंदरा, वहां पर इसे क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। ठीक ना। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे जैसे हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया। हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा बनवाया तो पर प्रश्न में ये पूछता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। यह तो ध्यान रखेंगे ही कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने बनवाया। परंतु जो है, आपसे ये प्रश्न पूछे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्लियर। आगे चला जाए। लाल किला बनवाया इसने आगरा का। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने ही बनवाया। शीश महल, शीश महल किसने बनवाया? अकबर ने ही बनवाया। कहां पर बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। ठीक ना, फतेहपुर सीकरी में। फिर उसने दीवाने खास बनवाया, पंचमहल बनाया, बुलंद दरवाजा बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सारे आर्किटेक्चर्स किसके द्वारा बनवाए हुए हैं? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। ठीक ना। तो एक बार फिर से इनको देख लें। शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? आपका समय नहीं बर्बाद कर रहा हूं, बल्कि आपके दिमाग में कंठस्थ रूप से ये बैठ जाएगा। 2 बार 3 बार आप सुन लेंगे। ठीक। उसके बाद अकबर के नवरत्नों की अगर हम लोग चर्चा ना करें तो फिर अकबर ही अधूरे रह जाएंगे। ठीक ना। अकबर के नवरत्न जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी चर्चा किए बिना तो अकबर की चर्चा पूरी ही नहीं हो सकती है ना। तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नों में थे कौन कौन लोग थे? तो सबसे पहला कौन था? अबुल फजल। सबसे पहला कौन था? अबुल फजल। फैजी, फिर उसके बाद फैजी, फिर तानसेन। तानसेन। ठीक। फिर बीरबल। फिर कौन था? बीरबल। फिर कौन था? टोडरमल। राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। अब्दुल रहीम खान खाना। फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन। फिर मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ठीक। देखिए, फिर से देख लीजिए, ताकि यदि आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में नहीं शामिल था तो आप मार्क कर सकें। अबुल फजल। कौन? पहला अबुल फजल, फिर दूसरा फैजी, फैजी, फिर तानसेन, तानसेन, फिर बीरबल, बीरबल, फिर टोडरमल। इन लोगों की जब चर्चा होती है, कभी जब क्वेश्चन आंसर में चर्चा होती है तो लोग ये मिस कर जाते हैं कि ये था कौन, कैसे रिलेटेड था, तो इसलिए भी ये जानना बहुत जरूरी। टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना
और फकीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा। सॉरी, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है, फैजी कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। कौन? फैजी। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। राजकवि, नवरत्न में अभी हमने पढ़ा ना, अबुल फजल और फैजी। तो अबुल फजल का बड़ा भाई था ये कौन? फैजी। यह अकबर के दरबार में रहता था नवरत्नों में, यह तो बात आपको पता ही चल गई। लेकिन उसके अलावा क्या था? यह क्या था? राजकवि था। यह क्या था? कौन क्या करता था? दरबार में किस पद पर था? राजकवि के पद पर था। ठीक ना? और एक पुस्तक इसने लिखी है, पुस्तक इसने लिखी है, ठीक ना, मतलब लिखी नहीं है, आप ऐसे नहीं समझ, लिखी नहीं है, बल्कि भास्कराचार्य एक पहले से पुस्तक थी, उसका इसने क्या किया? फारसी अनुवाद किया। उसने इसका क्या किया? फारसी अनुवाद कर दिया। ठीक ना? और उसका नाम क्या रखा? फारसी अनुवाद करने के बाद लीलावती, भास्कराचार्य की का अनुवाद करने के बाद इसने उस पुस्तक का नाम क्या रखा? लीलावती। तो आपसे प्रश्न इस तरह से हो सकता है पूछ दे कि लीलावती, लीलावती के लेखक कौन है? ठीक ना? लीलावती के लेखक कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? फैजी। कौन? फैजी। ठीक ना? आगे क्या कह रहा है कि फैजी को क्या बोला जाता था? फारसी काव्य का मास्टर। फारसी काव्य का क्या बोला जाता था? मास्टर बोला जाता था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि फारसी काव्य का मास्टर किसे कहा जाता था, तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब क्या देंगे? किसको कहा जाता था? फैजी को कहा जाता था। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, और इस चैप्टर को थोड़ा सा मैंने स्लो पढ़ा है क्योंकि अकबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग देख रहे होंगे PYQ, पिछले 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो लगभग हर साल अकबर से प्रश्न पूछ ही लिया है लगभग। ठीक। अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी अकबरनामा? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक, अबुल फजल ने। किसका बड़ा भाई था? फैजी का। ठीक। भगवान दास को अमीर उल उमरा, आमेर के राजा जो कि भारमेल के पुत्र थे, भगवान दास, उनको अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक ना? बीरबल की हत्या कहां पर हुई थी? इनके नवरत्नों में एक था बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी तो सभी लोग सुने होंगे। तो बीरबल की हत्या कहां हुई थी? कैसे हुई थी? यूसुफ जाई जाति के विद्रोह को दबाने के दौरान ही बीरबल की हत्या हुई थी। ठीक ना? दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। ठीक ना? अबुल फजल की किसने हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। और इसमें किसका हाथ बताया जाता है? सलीम का। सलीम कौन? जहांगीर। ठीक ना? इसमें जहांगीर के दिशा निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला जो है ऐसा करते हैं। ठीक। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक ना? फिर रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने। ठीक ना? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। ठीक ना? और इसमें से रज्मनामा किसका नाम था? रज्मनामा किसका नाम रखा उन्होंने? महाभारत का। रज्मनामा किसका नाम लिखा? महाभारत का नाम रखा। ठीक ना? इतना क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको, हालांकि सिलेबस में चाहता तो बहुत तेज़ी से भगा सकता था, लेकिन रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, कि बस किसी तरह से कंप्लीट कर लो उसको, है ना। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो लूसेंट है ना, इसको धीमे पढ़ाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, सबसे बड़ा उद्देश्य ये था धीमा पढ़ाने का, कि आप लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट लोडेड बुक है ये। एक पेज में लगभग मान के चलिए लगभग इसमें 50 प्लस फैक्ट होते हैं, 50 से लेके 70 तक फैक्ट्स होते हैं। इन 70 फैक्ट्स को अगर आप 70 मॉर्निंग में और 70 आपको जो है मतलब 2-4 घंटे बाद ये वीडियो, मतलब 2 वीडियो रोज मिलता था, अगर आप इनका कायदे से बना करके अगर आप नोट्स जो है पढ़े होंगे या फिर बुक में ही हाईलाइट करके अच्छे से रिवीजन किए होंगे, तो आप मान के चलिए, ये बात मान के चलिए लगभग कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पीसीएस में, इसके अलावा अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हैं, है ना, तो मान के चलिए कि आपका जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा पेपर। अगर दोनों मिला करके अगर 40 से 45 प्रश्न आते हैं, तो आप इसमें से 35 प्लस करने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, 35 प्लस करने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, ठीक ना। हालांकि क्वेश्चन आंसर आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर एक सीरीज जो है सर आप लेकर के आइए, क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर के आइए घटना चक्र का, या फिर घटना चक्र छोड़िए, मतलब पीवाईक्यू का एक तरह से। तो शायद बात हो रही है टीम से कि जल्दी जल्दी आप लोगों के क्वेश्चंस भी कवर करा दिए जाएंगे, है ना। मैं नहीं कराऊंगा, यूपीपीएससी हिंदी या यूपीएससी हिंदी पे कोई टीचर जो है कराएगा, ठीक ना। मतलब पीवाईक्यू, ठीक ना। लगभग आपके 15 से 16 साल के पीवाईक्यू लगभग आपके जो है कवर हो जाएंगे। आप लोग उस सीरीज को भी देख लीजिएगा, आपके जो है सारे कवर हो जाएंगे, ठीक। तो अगर ये दोनों सीरीज आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों, यही तीनों मिला के आप जो है लगभग 65 से लेकर के 70 प्रश्न लगभग रहेंगे, जिसमें से आप 50 तो इसी तीनों में से आप कर लेंगे, 50 जो है यही तीनों आपको पहुंचा देंगे, ठीक ना। लूसेंट और वो कर लेते हैं, तो जिसने रिवीजन किया होगा उसकी बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ वीडियो देखे होंगे, जो सिर्फ मजा किए होंगे कान में लीड लगा करके, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, अब हम लोग बात करें किसकी, पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया, अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से, अनवर ए सादात नाम से क्या किया, तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। तो ये क्लियर हुआ, 2 लोगों ने किया, पहला किसने किया, अबुल फजल ने, और दूसरा मौलाना हुसैन फैज ने। तो जो अबुल फजल ने किया वो अनवर ए सादात नाम से किया, मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से किया, ठीक। मतलब जिसको अगर लग रहा हो ना कि लूसेंट धीरे धीरे चल रहा है, वो आप लोग जा करके अपने आसपास के बच्चों से पूछिएगा, और इसमें कई लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन लूसेंट पूरा पढ़ नहीं पाए होंगे। लूसेंट क्या है, पूरा पढ़ नहीं पाए होंगे, ठीक। मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं जो लोग ये कहते हैं कि 2 साल लग गए उनको लूसेंट याद करने में। सही बता रहा हूं आपसे आपसे कि मतलब वो ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे और भी सब्जेक्ट वो साथ में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उनका दिन भर का पूरा ठीका उनको दे दिया गया था लूसेंट याद, मतलब वो लूसेंट को पढ़े हुए मतलब 2-2 साल उनको लग गया, और फिर भी कायदे से उनको याद नहीं है लूसेंट, ठीक। जैसे पहले पता चले वो किसी एक एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट स्टार्ट कर दिया किनारे किनारे पढ़ना, और 2-2 साल लग गए लूसेंट याद करने में, और फिर भी कायदे से याद नहीं, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। अब तक जितना कंप्लीट हो गया है उसको भी रिवीजन कीजिए, अभी 60 दिन है परीक्षा में, अभी कुछ निकला नहीं है, अभी से भी डेली 2-2 पेज 3-3 पेज करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए पीछे से, ठीक ना, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक। ये हो गया। हाजी इब्राहिम शरहिंदी ने अथर्ववेद का, किसका, अथर्ववेद का, और मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का,
राज तरंगिनी का, और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। देखिए इसमें कितने लोगों के नाम आ गए, फैजी इब्राहिम सरहिंदी, मुल्ला मोहम्मद शाह, अब्दुल रहीम खान खाना और फैजी। और पुस्तक कितने हैं, पुस्तक कितनी है, ये देखिए, लीलावती, तुजुके बाबरी, राज तरंगिनी और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का फारसी अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी, राज तरंगिनी का मुल्ला शाह मोहम्मद ने, तुजुके बाबरी का अब्दुल रहीम खान खाना ने, और लीलावती का किसने किया, फैजी ने किया, फारसी में अनुवाद। ठीक है ना। और फैजी ने, देखिए ये फारसी अनुवादक थे फैजी, है ना, मतलब फारसी इनको मास्टर बोला जाता था इसका। तो खूब सारे अनुवाद किए हैं। नल दमयंती सूरदास द्वारा इसकी रचना की थी, इसका भी फारसी अनुवाद किसने किया, फैजी। मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा, देखिए अब मेरी बात को मत पकड़िएगा, जितना समझा रहा हूं उतना ही समझिएगा, कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है और दे रहा है कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया और फैजी अगर हैं आपके विकल्प में, तो इनको मारिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ इधर उधर गलत मारने से बढ़िया कि ऐसे ही गलत मारिए। ठीक, तो क्या मार देंगे आप, फैजी का नाम। ठीक ना। नेक्स्ट, भागवत पुराण के अनुसार भागवत पुराण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया, फारसी में किसने किया भगवत पुराण का अनुवाद, फारसी में किसने किया, टोडरमल ने किया। ये भी अनुवादक है। तो ये पता चल रहा ना कौन क्या था। फिर उसके बाद एक सेकंड, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किसने किया, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किसने किया फारसी में, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक ना। उसके बाद और देखें अकबर के बारे में। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन अकबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, थोड़ा सा बड़ी क्लास देखिए आज आप लोग। ठीक, तजक एवं तुजुक का फारसी अनुवाद जहान ए जफर ने किया था। ठीक ना, जहान ए जफर नाम से किया गया था। जहान ए जफर नाम से किसने किया था, मोहम्मद का गुजराती ने किया था। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था, कलीला एवं दिमना किया था। नहीं, मतलब ये पुस्तक का नाम है, अनुवाद किया गया था, उस पुस्तक का नाम क्या, कलीला और दिमना। या फिर ऐसे पूछ ले कलीला और दिमना क्या है, तो ये पंचतंत्र के ही अरबी भाषा में अनुवादित पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट है, रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया। ठीक ना, निजामुद्दीन पानीपत ने, निजामुद्दीन पानीपत ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक, कविप्रिय की उपाधि अकबर ने किसे दी थी, बीरबल को दी थी। और महापात्र की उपाधि किसे दी थी, नरहरि को दी थी। ठीक, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, ये तो लगभग सारे लोग पढ़े होंगे, अकबर ने करवाया था। ठीक, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ये भी पूछता है प्रश्न में। ठीक, चारबाग बनाने की परंपरा किसने शुरुआत की थी, किसने शुरुआत की थी, अकबर ने की थी। ठीक ना, किसने शुरू की थी, अकबर ने। शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी, किसने, अकबर ने। और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ठीक है ना, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी। क्या थी, फारसी थी। मुगलों की भाषा क्या थी, फारसी थी। अकबर को सबसे प्रेम किस वाद्य यंत्र से था, सबसे अधिक वो किस वाद्य यंत्र को बजाता था, नक्कारा, जिसको नगाड़ा बोलते हैं, नगाड़ा। ठीक, मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है, अकबर को।
उसके सिक्कों पर कलमे की जगह अल्लाहू अकबर, जल्ले जल्लाहू और दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित होता था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, उसके चांदी के अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुषधारी राम थे, ठीक है ना, और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित थी और ऊपर रामसिम शब्द अंकित था। तो यह किसके पर था? अकबर के सिक्कों पर, ठीक है ना, अकबर के सिक्कों पर। किसने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति बनवाई? तो अकबर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। ठीक, जहांगीर जो कि बहुत बड़ा पेंटर था। ठीक, सोचिए मतलब इतना बड़ा चित्रकार था ये जहांगीर जो था। वो कहता था कि अगर किसी फेस पे मतलब जैसे आंख किसी और ने बनाई है, हालांकि ये जहांगीर मतलब मैं बेइज्जती कर रहा हूँ इस तरह से बना करके, मेरी आर्ट एकदम अच्छी नहीं है। वो कहता था कि मतलब उसकी भौं जो है वो कोई और बनाया हो, आंख कोई और बनाया हो, नाक कोई और बनाया हो और बाल कोई और बनाया हो, तो वो सब बता देगा कि ये किसने बनवाया, ये किसने बनवाया, ये किसने बनवाया। सोचिए इतना बड़ा चित्रकार था वो। ठीक, इतना बड़ा चित्रकार था। मैं नहीं चित्रकार हूँ, ठीक ना, तो ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मतलब ये कैसा बना दी। जहांगीर को पढ़ा रहे हैं और ऊपर से चित्रकारी। ठीक, तो जहांगीर अपनी चित्रकारी के लिए जाना जाता था। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।